हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास के चौथे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले 3 वीडियो में हम आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बताए थे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग पिछला तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सभी लोग इस चैप्टर को शुरू से नहीं समझेंगे तब तक अच्छे तरीके से यह चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से सिंपल भाषा में समझें तो आपको शुरू से देखना ही पड़ेगा। तो चलिए, आज का जो यह वाला क्लास है इस चैप्टर का चौथा क्लास है, यानी कि चौथा पार्ट वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको बहुत सारे गेस क्वेश्चन भी बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और आज के इस वीडियो में ज़्यादातर क्वेश्चन हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न के ही बताएंगे। तो चलिए, आप सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट होकर के देखिएगा ताकि एक एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए, बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, आज हम लोग सबसे पहला नंबर प्रश्न देखेंगे कि आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं। आर्थिक संकट या फिर आर्थिक मंदी कहने का मतलब आप लोग जानते होंगे कि जब कहीं भी बहुत जोर से बाढ़ आ जाता है, सुखाड़ आ जाता है तो आर्थिक मंदी कहते हैं, क्योंकि सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए वैसे सिचुएशन को ही आर्थिक मंदी या फिर आर्थिक संकट कहा जाता है। तो आज हम लोग सबसे पहले आर्थिक मंदी या फिर आर्थिक संकट के बारे में ही जानेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट अभी तक जीके सागर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जीके सागर चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जीके सागर चैनल पर डेली 6 बजे 20 क्वेश्चन का एक क्लास चलता है जो कि जीके के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो यदि चाहें तो आप लोग वो वाला क्लास भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग समझते हैं आर्थिक संकट या फिर आर्थिक मंदी क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अर्थतंत्र से उत्पन्न वह प्रणाली जो कृषि, उद्योग, व्यापार के विकास को रोक देता है उसे ही हम लोग आर्थिक संकट कहते हैं। यानी कि जब आर्थिक संकट आता है तो उससे कृषि भी प्रभावित होता है, उद्योग धंधे भी प्रभावित होते हैं और व्यापार भी प्रभावित होता है। तो यदि सब कुछ प्रभावित हो तो उसे ही हम लोग आर्थिक संकट कहते हैं, जिसको आप लोग आर्थिक मंदी भी बोलते हैं, महामंदी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और कह रहा है कि आर्थिक संकट की शुरुआत 1925 ईस्वी में अमेरिका से हुआ था। यानी कि आर्थिक संकट कब से शुरू हुआ था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है और हर हाल में पूछा भी जाता है कि आर्थिक संकट कब आया था, तो आपको बताना है 1925 ईस्वी में। और कहां से शुरू हुआ था, तो अमेरिका से शुरू हुआ था, जिसमें सबसे बुरा परिणाम अमेरिका को झेलना पड़ा था, क्योंकि इस समय भयंकर बाढ़ के साथ साथ सुखाड़ भी आया था। अभी हम आपको कुछ समय पहले बताए कि जब बाढ़ या सुखाड़ आता है तो उससे बहुत ज़्यादा सामान नष्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा संसाधन नष्ट हो जाते हैं, जिससे आर्थिक तंगी हो जाती है, आर्थिक मंदी हो जाता है और आर्थिक तौर पर सभी लोग संकट से ग्रस्त हो जाते हैं। तो यही कह रहा है कि क्योंकि 1925 ईस्वी में अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रभावित इसलिए हुआ था क्योंकि इस समय भयंकर बाढ़ के साथ साथ सुखाड़ भी आया था, जिससे फसल के पैदावार में भारी कमी हुई, जिसके कारण वस्तुओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो गया और कल कारखाने बंद हो गए। अमेरिका का 4000 बैंक डूब गया तथा 1,10,000 कल कारखाने ठप हो गए। यानी कि 1925 ईस्वी में जो आर्थिक मंदी हुआ इसमें अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। अब सबसे ज़्यादा प्रभावित कैसे हुआ, तो क्योंकि अमेरिका के सारे कल कारखाने बंद हो गए, उद्योग धंधे बंद हो गए, 4000 से ज़्यादा बैंक वहाँ पर डूब गए, वहाँ के वस्तुओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो गई। यानी कुल मिलाकर के कहें तो इस आर्थिक मंदी का अमेरिका पर सबसे ज़्यादा असर हुआ। तो आपका क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इसका आंसर भी आसान होगा कि अर्थतंत्र से उत्पन्न वह प्रणाली जो कृषि,
उद्योग व्यापार के विकास को रोक दे उसे आर्थिक संकट कहते हैं। और आर्थिक संकट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1925 ईस्वी में। और कहां से हुई थी? तो अमेरिका से। और जब अमेरिका से शुरुआत हुई तो सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका ही हुआ, क्योंकि अमेरिका में उस समय बाढ़ और सुखाड़ दोनों आया था, जिससे फसल की पैदावार में भारी कमी हो गई और जिसके कारण वस्तुओं के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए थे। और यह वस्तुओं के दाम बढ़ने से क्या हो गया कि अमेरिका आर्थिक मंदी से जूझने लगा और वहां के कल कारखाने बंद हो गए, 4000 से ज्यादा बैंक डूब गए तथा 1,10,000 कल कारखाने ठप हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि आर्थिक मंदी या फिर महामंदी कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कह रहा है कि ककोरी कांड से आप क्या समझते हैं। नाम तो आप लोग जरूर सुने होंगे, ककोरी कांड, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको ककोरी कांड की घटना के बारे में बताते हैं। ककोरी एक स्टेशन का नाम है, ठीक है। ककोरी एक रेलवे स्टेशन का नाम है। तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को ककोरी स्टेशन पर जितने सारे भी सरकारी खजाना था सबको लूट लिया गया, ठीक है। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को ककोरी स्टेशन पर सारे सरकारी खजाना लूट लिया गया और इस घटना को ही ककोरी कांड नाम दिया गया। बस एक लाइन में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को ककोरी स्टेशन पर जो लूटपाट हुआ था, जो सरकारी खजाना लूटा गया था, इस घटना को ही ककोरी कांड के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस घटना में कौन कौन शामिल थे भाई, कुछ भारतीय भी होंगे। तो हम आपको बता दें कि 4 भारतीय थे, ठीक है। चारों के चारों क्या थे? भारतीय थे। तो कह रहा है कि इसमें भारत के 4 क्रांतिकारी को फांसी दे दिया गया था। मुख्य रूप से इसमें 4 व्यक्ति ही दोषी थे जिनको फांसी दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिनका नाम था सबसे पहले राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा नाम है राजेंद्र लाहड़ी, तीसरा नाम है रोशन सिंह और चौथा है अशफाक अल्लाह खां। तो यही 4 व्यक्ति थे जिनको इस ककोरी कांड की घटना के चलते फांसी पर लटका दिया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि ककोरी कांड कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि ककोरी कांड की घटना क्या है। बस आपको ध्यान रखना है कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी को ककोरी स्टेशन पर सरकारी खजाना को लूट लिया गया था, जिसे ककोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत के 4 क्रांतिकारी को फांसी दिया गया, जिसमें पहला नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा नाम है राजेंद्र लाहड़ी, तीसरा है रोशन सिंह और चौथा है अशफाक उल्लाह खां। तो उम्मीद करते हैं कि ककोरी कांड कहने का मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं। एक चीज आप लोग बचपन से याद करते आ रहे होंगे कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कौन दिए थे। यदि आप लोग जानते हैं तो जल्दी से नीचे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। साइमन कमीशन वापस जाओ, आप सभी लोग जानते हैं कि लाला लाजपत राय दिए थे। और यही नारा के चलते, यही साइमन कमीशन वापस जाओ आंदोलन के चलते लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया था, यानी कि लाठी से पीट के उनकी हत्या कर दी गई थी। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि साइमन कमीशन क्या है, साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं। तो कह रहा है कि साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था। यहां पर 27 होगा, 87 मिस्टेक से हो गया है, इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था, जबकि भारत के मुंबई क्षेत्र में 1928 ईस्वी में आया। इसका अध्यक्ष था सर जॉर्ज साइमन, ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉर्ज साइमन। इसमें कुल सदस्य अंग्रेज थे, यानी कि यह जो साइमन कमीशन बना था, इसमें जितने सारे भी सदस्य थे सारे सदस्य अंग्रेज थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। और एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसे सफेद कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेज लोग सफेद होते थे, यानी कि गोरे होते थे। और चूंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, जितने सारे भी सदस्य थे सब के सब अंग्रेज ही थे, इसलिए इस कमीशन को सफेद कमीशन भी कहा जाता है। और इस बात को लेकर के भारतीय जनता ने विरोध किया तथा लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया। अभी हम आपको बता रहे थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने लगाया था? तो लाला लाजपत राय ने। तो कह रहा है कि यह जो साइमन कमीशन बना, जिसको लोगों ने सफेद कमीशन भी कहा, इस बात को लेकर के भारतीय जनता ने विरोध किया तथा लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया, और जिसके विरोध में लाला लाजपत राय को लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अभी हम आपको बताए थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ का यह जब आंदोलन चल रहा था, जब विरोध
हो रहा था, तो इसी बीच लाला लाजपत राय एक नारा देते हैं कि साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था, तो लाला लाजपत राय ने। ठीक है, तो साइमन कमीशन वापस जाओ का जब नारा लगाए, जब विरोध हो रहा था, तो उसी बीच लाला लाजपत राय को लाठी से पीट पीट करके हत्या कर दी गई। ठीक है, तो यह वाला प्रश्न बार बार कंपटीशन में कभी कभी पूछता है। यदि आप लोग आगे कंपटीशन की तैयारी करिएगा तो वहां पर यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि वैसे कौन से नेता थे या फिर वैसे कौन से क्रांतिकारी थे जिनको लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। तो वह क्रांतिकारी कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। तो उम्मीद करते हैं कि साइमन कमीशन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1927 ईस्वी में। ठीक है, जबकि भारत के मुंबई क्षेत्र में यह कब आया, तो 1928 ईस्वी में। इसका अध्यक्ष कौन था, तो सर जॉर्ज साइमन था। इसमें कुल सदस्य अंग्रेज थे, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। और जब एक भी सदस्य भारतीय नहीं था तो इसका विरोध होना शुरू हो गया, और जब विरोध हुआ तो इसमें लाला लाजपत राय को लाठी से पीट पीट करके हत्या कर दी गई, क्योंकि लाला लाजपत राय एक नारा दिए थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ। तो उम्मीद करते हैं कि साइमन कमीशन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब इस साइमन कमीशन का दो उद्देश्य था कि संवैधानिक सुधार और उत्तरदायी शासन दिया जाए या नहीं, इसके बारे में कंफर्म फैसला नहीं हुआ था। तो कुल मिलाकर के दो ही उद्देश्य था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि नेहरू रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा करके देखेंगे तो अधिकांश बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। नेहरू रिपोर्ट एक प्रकार का संविधान था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट एक प्रकार का संविधान था, क्योंकि जब साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था उसी समय भारत के सचिव बीर केन हेड ने एक चुनौती देते हुए कहा था कि तुम एक अपना अलग संविधान बना लो। यानी कि जब साइमन कमीशन बना था तो उस समय जब भारतीय विरोध कर रहे थे, आपको अभी हम पिछले क्वेश्चन में ही बताए कि सब मिल करके, सभी भारतीय जनता मिल करके साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो उसी समय भारत के सचिव थे जिनका नाम था बीर केन हेड। ध्यान रखिएगा आप लोग नाम, बीर केन हेड। तो बीर केन हेड ने एक चुनौती देते हुए कहा कि यदि तुमको हम लोगों का बनाया हुआ संविधान पसंद नहीं आता है तो तुम लोग अपना एक अलग संविधान बना लो। यानी कि वह गुस्से में बोला था, और इस बात का दुख बहुत सारी पार्टी को लगा। यानी कि उस समय भारत में जितने सारे भी पार्टी थे सभी पार्टी को लगा, और उस समय कांग्रेस पार्टी भी था, आप लोग जानते हैं। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वह कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही थे। तो कह रहा है कि जब यह बात बीर केन हेड के द्वारा बोला गया तो उस समय बहुत सारे पार्टी को बहुत ज्यादा दुख हुआ, और तब मोतीलाल नेहरू ने 1928 ईस्वी को दिल्ली में एक प्रस्ताव पारित किया। 1928 ईस्वी में दिल्ली में एक प्रस्ताव पारित किया जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यानी कि यह प्रस्ताव क्या था, तो एक नए संविधान का रूपरेखा था। ध्यान रखिएगा, जब बीर केन हेड ने बोल दिया कि तुम लोग एक अपना अलग संविधान बना लो, तो गुस्से में आकर के मोतीलाल नेहरू ने भी एक अलग से संविधान का रूपरेखा तैयार कर लिया और उसे दिल्ली में एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया। ठीक है, और इसी बात को क्या कहते हैं, इसी रिपोर्ट को क्या कहते हैं, इसी प्रस्ताव को क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि नेहरू रिपोर्ट कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि नेहरू रिपोर्ट क्या है। तो बस आपको दो लाइन ही ध्यान रखना है। पहला कि जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो बीर केन हेड ने एक चुनौती देते हुए कहा था कि तुम अपना एक अलग संविधान बना लो, और इस बात का दुख सभी पार्टियों को हुआ। और तब जाकर के मोतीलाल नेहरू ने 1928 ईस्वी को दिल्ली में एक प्रस्ताव पारित किया, और इस प्रस्ताव को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि मोतीलाल नेहरू के द्वारा यह रिपोर्ट पेश किया गया था, इसलिए नेहरू रिपोर्ट नाम दिया गया। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण स्वराज क्या है। पूर्ण स्वराज क्या है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो पूर्ण स्वराज बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक दिन यानी कि 26 जनवरी 1930 को, डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को रात में 12 बजे, ठीक है, रात में 12 बजे
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया, यानी कि तिरंगा झंडा फहराया गया, और उसे ही हम लोग पूर्ण स्वराज कहते हैं। क्योंकि जब 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया तो उस दिन सब मिलकर के एक साथ यह वादा किए कि अब हम लोग जी तोड़ लड़ाई करेंगे, मन से लड़ाई करेंगे, सच्चे दिल से लड़ाई करेंगे और अंग्रेजों को भगाकर रहेंगे और पूर्ण स्वराज हम लोग ले लेंगे। तो बस इसी घटना को पूर्ण स्वराज का नाम दिया गया। तो चलिए हम लोग पूर्ण स्वराज कहने का मतलब समझते हैं कि क्या है। कह रहा है कि पूर्ण स्वराज को 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने ठीक 12 बजे रात्रि को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा को फहराया था। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई। यानी कि जिस दिन रावी नदी के तट पर यह तिरंगा झंडा फहराया गया उसी दिन यह घोषणा कर दिया गया कि अब हम लोग स्वतंत्र हैं। यानी कि स्वतंत्र नहीं हुए थे लेकिन फिर भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई कि अब हम लोग स्वतंत्र हैं और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। जबकि उस समय आप सभी लोग जानते हैं कि 1930 ईस्वी में हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इस घटना को क्या बोला गया? तो इस घटना को पूर्ण स्वराज बोला गया। तो उम्मीद करते हैं कि पूर्ण स्वराज कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। बस एक सेंटेंस आपको ध्यान रखना है कि यह पारित कब किया गया था। तो 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। और यह घटना कौन सी है? तो यह घटना है कि ठीक 12 बजे रात्रि को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा को फहराया था। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं नमक सत्याग्रह के बारे में, डांडी मार्च या फिर नमक सत्याग्रह के बारे में। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि नमक समुद्र से निकलता है, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि नमक समुद्र से निकलता है और नमक इतना सस्ता इसलिए होता है क्योंकि उस पर भारत सरकार ज़्यादा टैक्स नहीं लेती है। लेकिन 1930 ईस्वी में क्या हुआ था कि अंग्रेजों के द्वारा नमक के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था। अब आप सभी लोग जानते हैं कि नमक तो हर एक घर में यूज होता है, बिना नमक का एक दिन भी काम नहीं चल सकता है। और जब नमक पर टैक्स ज़्यादा लगा देंगे फिर भी मजबूरी है कि आप नमक खरीदेंगे ही, क्योंकि जब नमक नहीं खरीदेंगे तो खाना कैसे बनाएंगे, खाएंगे कैसे। इसलिए अंग्रेजों के द्वारा नमक पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया और इसी टैक्स का विरोध किया महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से। ध्यान रखिएगा, जो गुजरात के साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी रहते थे वहीं से इस आंदोलन का शुरुआत हुआ, इस सत्याग्रह का शुरुआत हुआ और इसे ही हम लोग नमक सत्याग्रह या फिर दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसका जवाब कैसे लिखेंगे आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से एक आंदोलन चलाया गया था जिसे नमक सत्याग्रह या फिर दांडी मार्च कहा जाता है। अभी हम आपको बताएं कि गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से आंदोलन का शुरुआत किया गया था जिसे ही हम लोग नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च कहते हैं। गांधी जी ने दांडी के तट पर पहुंचकर नमक कानून को भंग किया और अंग्रेजों से कहा कि नमक पर जो टैक्स लगाए हो उसे वापस कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। यानी कि गांधी जी दांडी नदी के तट पर पहुंचते हैं और वहां पर अंग्रेजों से कहते हैं कि तुम जो नमक पर टैक्स लगाए हो उसको वापस कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। तो बस इसी घटना को दांडी मार्च या फिर नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही ज्यादा आसान है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे। यदि यह वाला प्रश्न पूछा जाएगा तो हमेशा लघु उत्तरीय में ही पूछा जाएगा, दीर्घ उत्तरीय में नहीं पूछा जाएगा। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं। हम आपको बताए थे कि गांधी जी के द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए जिसमें एक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। कह रहा है कि मार्च 1930 ईस्वी में, यहाँ पर 30 छूट गया है, आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ जो दूसरा जन आंदोलन चलाया गया उसे ही हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। पहला जन आंदोलन कौन था? यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो दूसरा जन आंदोलन चलाया गया उसे ही हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि तो पहला जन आंदोलन कौन था? तो हम आपको असहयोग आंदोलन के बारे में बताए थे दूसरे पार्ट में। तो असहयोग आंदोलन को पहला जन आंदोलन बोला जाता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन को दूसरा जन आंदोलन बोला जाता है। और इसमें महात्मा गांधी सत्याग्रह
सत्याग्रह का प्रयोग किए थे, यानी कि सत्य और अहिंसा का प्रयोग किए थे। ठीक है, तो कह रहा है कि मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ जो दूसरा जन आंदोलन चलाया गया था, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, इसमें तमाम जनता को एकजुट करने का कार्य किया गया। बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप लोग इतना ही ध्यान रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। तो बस आपको इतना ही बताना है कि मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ, यहां पर 30 आप लोग जरूर कर लीजिएगा, छूट गया है। ठीक है, तो मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ जो दूसरा जन आंदोलन चलाया गया, उसे ही हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। इसमें तमाम जनता को एकजुट करने का कार्य किया गया। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों का उल्लेख करें, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कौन कौन से कारण थे, इसके बारे में लिखना है। तो यह सभी कारण आप लोगों को पहले से पता है, हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। तो बस यहाँ पर एक नज़र में आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन सा कारण है। तो सबसे पहला तो कारण है आर्थिक संकट। तो आर्थिक संकट के बारे में तो हम आपको बता दिए। उसके बाद दूसरा कारण है नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी हम आपको बता दिए। और तीसरा कारण है पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज के बारे में भी हम आपको बता दिए। तो कुल मिलाकर के जितने सारे भी कारण हैं, सभी कारण के बारे में हम आपको पहले से ही बता चुके हैं, लेकिन फिर से यहां पर एक बार बता रहे हैं ताकि आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों का पता चल जाए। तो चलिए, सबसे पहला कारण है आर्थिक संकट। तो कह रहा है कि अर्थतंत्र से उत्पन्न वह प्रणाली जो कृषि, उद्योग, व्यापार के विकास को रोक दे, उसे आर्थिक संकट कहा जाता है। और आर्थिक संकट की शुरुआत 1925 ईस्वी में अमेरिका से हुआ, जिसमें सबसे बुरा परिणाम अमेरिका को झेलना पड़ा, क्योंकि इस समय भयंकर बाढ़ के साथ साथ सुखाड़ भी आया था, जिसमें फसल के पैदावार में भारी कमी हुई, जिसके कारण वस्तुओं के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए और कल कारखाने बंद हो गए। अमेरिका का 4000 से ज्यादा बैंक डूब गया तथा 1,10,000 कल कारखाने ठप हो गए। तो यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण है, इसमें सबसे पहला कारण हो जाएगा आर्थिक मंदी, जिसके बारे में हम आपको पीछे भी बता चुके हैं। तो यदि आप लोग सेम टू सेम वह वाला चीज भी लिखते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो सबसे पहला कारण आप लोग समझ गए, आर्थिक तंगी। उसके बाद दूसरा है नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी हम आपको बता दिए हैं कि जिस समय साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, उसी समय भारत का सचिव ब्रिकेनहेड ने एक चुनौती देते हुए कहा था, बिरकेनहेड नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बिरकेनहेड ने एक चुनौती देते हुए कहा था कि तुम एक अपना अलग संविधान बना लो। और इस बात का दुख बहुत सारी पार्टी को हुआ और तब मोतीलाल नेहरू ने 1928 ईस्वी में दिल्ली में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो यह चीज भी आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, बस उसी को यहां पर लिख देना है। और उसके बाद तीसरा है पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज के बारे में भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि पूर्ण स्वराज को 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन इन्होंने ठीक 12 बजे रात्रि में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा को फहराया और इसके बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी। तो कुल मिलाकर के यही 3 कारण था जिसके वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, जिसमें सबसे पहला कारण हम आपको बता दिए, आर्थिक संकट। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, जो अमेरिका में संकट आया था, बाढ़ सुखाड़ आया था, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद दूसरा हम आपको बता दिए नेहरू रिपोर्ट की नेहरू रिपोर्ट क्या है। तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी आप लोग समझ गए कि बिरकेनहेड के द्वारा जो चुनौती दिया गया था कि तुम एक अपना अलग संविधान बना लो, और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया जाता है और मोतीलाल नेहरू 1928 ईस्वी में दिल्ली में एक प्रस्ताव पारित करते हैं, उसे ही नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। और पूर्ण स्वराज क्या है, तो जो 12 बजे रात में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया गया था और पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी, स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कर दी गई थी, उसी घटना को पूर्ण स्वराज कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि तीनों कारण आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य कारणों का वर्णन करें, तो यही 3 कारण आपको लिख देना है। और अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन से आप क्या समझते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग करके चलाया गया यह सबसे अंतिम आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, और लगभग इसके बाद हमारा देश भी आजाद हो गया था। तो अभी तक हम आपको जितने सारे
सारे भी प्रश्न बताए, सारे प्रश्न के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी भी अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप हमसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर हमें यह दिक्कत है। और अगर दिक्कत नहीं है तो आप सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जो स्टूडेंट 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव जीके पढ़ना चाहते हैं तो जीके सागर चैनल पे जल्दी से वे जाएं। जीके सागर चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया गया है, वहां पर लिंक पे दबा करके आप लोग सीधे जीके सागर चैनल पे जा सकते हैं और वहां से आप लोग जीके की तैयारी बेहतरीन रूप से कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।